तो अब से करीब 2000 साल पहले इस दुनिया पर एक ऐसे इंसान का राज था जिसने उस वक्त के सारे इंसानों को खत्म कर दिया। यहाँ तक कि आत्मा और गॉड्स तक को भी इसने नहीं छोड़ा। ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि लोग इसे डीमन किंग कहकर बुलाया करते। हर एक इंसान उसे डरा करता क्योंकि उसने अत्याचार की सारी हदें पार कर दी थी। इंसानियत के लिए एक ऐसा खौफ जिसे वो कभी बुला नहीं सकते। और अभी के टाइम पर ऐसा माना जाता है कि वो डीमन किंग 2000 साल बाद इस दुनिया में वापस आएगा, यानी कि पुनर्जन्म लेगा। तो इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें इस डीमन किंग के बारे में ही बताया जाता है। असल में हुआ ये था कि इस डीमन किंग के जाने के बाद एक डीमन किंग अकेडमी बनाई गई ताकि डीमंस के वंशज को ट्रेनिंग दी जाए और उनमें से कोई एक आगे चलकर डीमन किंग बने। और एक भविष्यवाणी के मुताबिक अभी ऐसा कहा जाता है कि इस साल इस अकेडमी के अंदर जो क्लास आने वाली है उनमें से किसी एक की बॉडी में डीमन किंग वापस जन्म लेगा। और अगर ऐसा हुआ तो सब डीमंस के लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। असल में ये सारी बातें इस लेटर के अंदर लिखी थी जो कि डीमन किंग अकेडमी का एक इन्विटेशन लेटर है और ये बंदा उसे पढ़ रहा था। जिसके बाद अब उसे डीमन किंग अकेडमी में दिखाया जाता है जहाँ पर ये लड़की जिसका नाम मीसा है वो इस अकेडमी का एंट्रेंस टेस्ट देने जा रही थी। पर अंदर जाते हुए ही उसका वो इनविटेशन लेटर नीचे गिर जाता है। तब एक लड़का जिसका नाम एनोस है वो उसे वो लेटर उठाकर देता है और यही है इस एनिमे का मेन कैरेक्टर एनोस। अब यहीं पर इन लोगों की आपस में थोड़ी जान पहचान होती है, लेकिन यही एक और लड़का खड़ा हुआ था जो कि उन्हें कहता है, अरे ये क्या, कुछ बच्चों को एग्जाम दिलाने के लिए उसके पेरेंट्स भी आए हैं। असल में यार एनोस को अकेडमी तक छोड़ने के लिए उसके पेरेंट्स भी आए हुए थे, तो इसलिए ये उन्हें चिढ़ाते हुए ऐसा कह रहा है। लेकिन एनोस को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो उसे बिल्कुल इग्नोर कर देता है। ये देखकर इसे काफी बेइज्जती फील होती है कि आखिर उसे कोई इग्नोर कैसे कर सकता है। वो गुस्से में आकर उसे अपनी तरफ बुलाता है तो एनोस उसे कहता है, तो मुझसे बात कर रहे थे क्या? माफ करना पर तुम्हारी मैजिकल पावर्स इतनी कम है कि तुम दिखे ही नहीं। वैसे इस लड़के का नाम ज़ैपस है। वो अब एनोस से अपनी बेइज्जती बिल्कुल भी सह नहीं पाता और गुस्से में आकर अपनी डार्क फ्लेम्स की पावर दिखाते हुए कहता है, इतने हल्के मतलब मुझे, बस 1 मिनट में ही तुम दोनों को जला कर राख कर दूंगा। इसके रिप्लाई में एनोस बस उसकी फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा फूंक मारता है और बस इतने से ही उसकी डार्क फ्लेम खत्म हो गई थी। और वो उसको मजाक उड़ाते हुए कहता है, इससे हमें जलाओगे? तुम्हारी आग तो माचिस की तिल्ली से भी ज्यादा कमजोर थी। जो देखकर ज़ैपस गुस्से में आपको ज्यादा ही बकबक कर रहा था तो एनोस उसे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे अपने घुटनों पर ला देता है। वैसे मैं बता दूं कि लड़का काफी हाई क्लास फैमिली से है पर फिर भी एनोस के सामने वो इतनी आसानी से हार गया। अब इसके बाद अकेडमी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये पता चलता है कि अकेडमी में सभी स्टूडेंट्स को 1-on-1 बैटल में उतारा जाएगा और उनमें से जो भी जीतेगा उसे डीमन किंग अकेडमी के अंदर एंट्री मिलेगी। मतलब कि यहाँ पर ये एक तरह से एडमिशन टेस्ट है। और साथ ही यार यहाँ पर ये पता चलता है कि जिससे एनोस की फाइट होने वाली है वो और कोई नहीं बल्कि ज़ैपस है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये काफी हाई क्लास फैमिली से है तो इसी वजह से इसके पास काफी खतरनाक आर्मर्स भी हैं। पर यही दूसरी तरफ एनोस इससे लड़ने के लिए बिल्कुल ही खाली आता है था। जो देखिए बंदा फिर से एनोस को थोड़ा सा चिढ़ाने की कोशिश करता है पर उसे इसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और तब ज़ैपस अपनी स्वॉर्ड निकालता है जो कि स्वॉर्ड कम और आग के लपटों से बनी तलवार ज्यादा लग रही है। वो अटैक करने के लिए आगे तो बढ़ता है पर इस बार भी एनोस पिछली बार की तरह दूर से ही बस बिना हिले एक फूंक मार के उसकी स्वॉर्ड की आग को बुझा देता है। सबके ये देखकर वो उड़ जाते हैं कि अचानक से यहाँ पर हुआ क्या। एनोस उसे कहता है, चलो यार मैं तुम्हें जीतने का एक और मौका देता हूँ, मैं इस जगह से हिलूंगा नहीं, मैजिक भी यूज नहीं करूंगा, यहाँ तक कि मैं किसी भी तरह की फिजिकल पावर्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो आप मुझे हरा के दिखाओ। मतलब भाई मेन कैरेक्टर कॉन्फिडेंस लेवल ना अलग ही लेवल पर है। जिस पर ज़ैपस उसे कहता है, तुम मेरे आर्मर पर मैजिक इस्तेमाल कर ही नहीं सकते इसलिए बहाना मत बनाओ। और इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता एक अनजान फोर्स उसे एक पंच मारती है जिसके लगने से बस कुछ सेकंड्स के अंदर ही उसके पूरे शरीर पर खून ही खून आने लग जाता है। लिटरली भाई वो अपने घुटनों पर आ चुका था। उसके पूछने पर एनोस उसे कहता है, क्या तुम्हें मेरी दिल की धड़कनें महसूस हो रही है? और असल में बात ये थी कि एनोस ने तो कुछ किया ही नहीं, बस उसने अपनी हार्ट बीट से ही ज़ैपस को अपने घुटने पर ला दिया। ज़ैपस पूरी तरह से इस बात से हैरान होता है और उससे कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझे अब अपनी मैजिक से हार मनवाने की कोशिश करोगे। जिस पर एनोस उसे कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, अब तुम खुद ही हार मानोगे। पर भाई ये बंदा भी बिल्कुल जिद्दी था, मर जाएगा लेकिन हार नहीं मानेगा। अब इससे पहले किसी को यहाँ पर कुछ समझ आता एनोस ज़ैपस को अपनी एक चुटकी बजा कर पर खत्म कर देता है और कुछ सेकंड्स के अंदर कहता है, इग्नल। उसके ये कहते ही मरने के बाद भी अचानक उसे ज़ैपस वापस जिंदा हो जाता है। तब जाके एनोस उसे बताता है कि असल में एक तरह का मैजिक है जिससे किसी के मरने के 3 सेकंड्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और ये मैजिक काम ऐसे करता है कि मरने वाला इंसान वापस जिंदा हो जाता है। लेकिन इस मैजिक की एक मेन बात यह है कि सिर्फ 3 सेकंड्स के अंदर ही करना होता है क्योंकि मरने के 3 सेकंड तक किसी की भी आत्मा उसी जगह पर रहती है। तो इसलिए अगर 3 सेकंड से ज्यादा का टाइम लगा तो मैजिक किसी काम का नहीं। एनोस उससे पूछता है, तो क्या तुम अब हार मानने को तैयार हो या मैं तुम्हें फिर से मार दूं? पर ज़ैपस तब भी हार मानने को तैयार नहीं था। तो एनोस भी अपनी जिद पर अड़ जाता है और वो उसे बार बार लगातार मारने लग गया और मार मार कर वापस जिंदा कर रहा था। वो ये चीज करीब 7 से 8 बार करता है। और यहाँ पर एनोस से ये पता चलता है कि इस मैजिक की एक खास बात है और वो ये कि जो भी इस मैजिक के द्वारा मर कर वापस जिंदा होता है तो उसके जिंदा होने के बाद उसका नजरिया और उसका बर्ताव हर चीज बदल जाता है। और यहाँ पर होता भी कुछ ऐसा ही है। अचानक ज़ैपस अब खुद ही हार मान लेता है क्योंकि उसने मौत को बहुत ही करीब से देख लिया था। मतलब भाई वो कहते हैं ना, मौत को छुके टक से वापस आना, तो इसलिए अब इसका बिहेवियर ही बदल जाता है। और जैसे कि एनोस ने कहा था बिना अपने जोर जबरदस्ती के उसने इससे हार मनवा ली। इसी के साथ एनोस की फाइट भी जीत चुका था। अब इसके बाद एक और टेस्ट होता है जहाँ पर अकेडमी के अंदर सारे आए हुए स्टूडेंट्स का मैजिकल पावर्स को टेस्ट किया जाता है और जहाँ पर बाकी लोगों के स्कोर 200 से 300 के बीच में ही आ रहे थे, वही मीशा का स्कोर 1 लाख के ऊपर जाता है। और एनोस का तो पूछे ही मत, इतनी ज्यादा पावर्स हैं इसके अंदर कि मैजिकल पावर्स को कैलकुलेट करने वाला क्रिस्टल टूट जाता है। इसके बाद इन लोगों के और कुछ छोटे मोटे टेस्ट होते हैं और इसमें पास होने के बाद मीशा और एनोस दोनों को इस अकेडमी के अंदर एडमिशन मिल जाता है। यही बातों बातों में एनोस उसे अपने घर पे डिनर के लिए
इनवाइट करता है और इन्हें घर जाने के लिए कोई रिक्शा लेने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि भाई रिक्शे वाले ज्यादा फास्ट तो अपना हीरो है। कुछ सेकंड्स में ही वो उसे साथ में लेकर अपने घर में पहुंच जाता है और अब तुम्हें कुछ देर में पता चल ही जाएगा कि आखिर एनोस है कौन। इधर जैसे ही अब अपने घर पर आता है तो उसकी माँ उसे पूछती है और कैसा गया तुम्हारा टेस्ट, जिस पर वो बताता है कि मैं पास हो चुका हूँ और मुझे अकेडमी के अंदर भी एडमिशन मिल चुका है। ये सुनकर उसकी मॉम भी काफी खुश होती है, क्योंकि पैदा होने के सिर्फ 1 महीने के अंदर ही एनोस ने डीमन किंग अकेडमी के अंदर एडमिशन ले लिया। और इससे यहाँ पर ये पता चलता है कि अभी ये एनोस बस 1 महीने का ही है। ये दिखने में भले बड़ा लगता है लेकिन ये बस 1 महीने का ही है। पता नहीं कैसे पर इसकी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा फास्ट हुई है और ये हुआ कैसे ये तो मैं कुछ देर में पता चल ही जाएगा। तभी एनोस अपनी मॉम को मीशा से मिलाता है, जो देखिए वो सोचती है 2 सालों पहले तो मेरी शादी हुई थी और अब तो मैं सास बनने वाली हूँ। मतलब इसे लग रहा था कि एनोस की नई लेवल गर्लफ्रेंड है, यानी इनके घर की दुल्हन। और तो यहाँ उसकी मॉम के साथ साथ उसके फादर ही बड़ा खुश होते हैं, क्योंकि उनका बेटा असली मर्द बन चुका है। मतलब यार क्या ही गजब लोग हैं। अब डिनर करने के बाद एनोस मिशेल को अपने घर छोड़ने के लिए जाता है और यही वो उससे उसके मॉम डैड के बारे में पूछता है। तो मिशेल उसे बताते हैं कि अभी वो लोग मेरे साथ ज्यादा नहीं रहते बल्कि मेरी बहन के साथ ज्यादा रहते हैं और अभी मेरी बहन मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती। और यही उसे बात करते हुए एनोस मिशा को बताता है कि असल में मैं एक डीमन किंग हूँ, वो डीमन किंग जो कि 2000 साल पहले मर चुका था, उसका पुनर्जन्म हो चुका है। वो लोग जा ही रहे होते हैं कि अचानक ही तब उनके आसपास एक स्टेडियम क्रिएट हो जाता है और ये किया था ज़ैपस के बड़े भाई ने। असल में ज़ैपस अब एनोस से बदला लेने के लिए अपने बड़े भाई को लेकर आया है, जिसका नाम है लियोर्क। अब जैसे लियोर्क को यहाँ पर ये पता चलता है कि ज़ैपस एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट से हार कर आया है, तो ये बिना कुछ सोचे समझे उसे वही मार डालता है। उसका मानना ये था कि ज़ैपस ने एनोस जैसे बच्चे से हार कर उनकी हाई क्लास फैमिली के नाम पर एक दाग लगा दिया। लियोर्क तब अपने साथियों से कहता है, देख क्या रहे हो, खत्म करो इसे। और अब ये लोग एनोस के ऊपर अटैक करते उससे पहले ही वो अपनी आंखों से एक मैजिकल पावर इस्तेमाल करता है, जिससे अचानक ही उस सभी का मैजिक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। यहाँ तक कि लियोर्क भी अपनी मैजिकल पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। ये देख के वो समझ जाता है कि एनोस कोई मामूली नहीं, और तब वो अपना एक बहुत ही खतरनाक मैजिकल स्पेल इस्तेमाल करता है जो कि उसके पूर्वजों का दिया हुआ है। लियोर्क इस अटैक को इस्तेमाल करने के बाद काफी कॉन्फिडेंस में था कि पक्का अब एनोस तो नहीं बचेगा, लेकिन अब जो होता है उसे ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि भाई एनोस और मीशा को उसके खतरनाक अटैक के बाद भी एक छोटी सी खरोच तक नहीं आई थी। वो उसे कहता है, अरे भाई मेरे, ये मैजिक मैंने तो क्रिएट किया था और तू मुझे इससे मारने चला है। और तब एनोस ज़ैपस को अपने डिमोनिक पावर से एक ज़ॉम्बी के रूप में वापस जिंदा कर देता है और ज़ैपस इतना गुस्से में था कि वो लियोर्क को देखते ही उसे मारने आगे बढ़ता है, क्योंकि उसके भाई ने अपने ईगो में आकर उसे ही मार डाला था। लियोर्क की तो दूर से ही देखकर फट जाती है और बचने के लिए वो ज़ैपस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अब इस ज़ॉम्बी वाले रूप में वो काफी पावरफुल हो चुका था, इतना पावरफुल कि लियोर्क अब उसके सामने टिक भी नहीं सकता है। एनोस उसे कहता है, देखो तुम्हारा भाई अब इतना पावरफुल हो चुका है, तुम उसके साथ मिल जाओ और फिर तुम दोनों ही मिलकर मुझे हरा देना। लेकिन लियोर्क इसके लिए नहीं मानता, क्योंकि उसे ज़ैपस पर विश्वास नहीं। इस पर एनोस उसे कहता है, अरे तुम एक बार कोशिश तो करो, वो तुम्हारा ही भाई तो है, उससे थोड़ा प्यार से बात करो, वो जरूर तुम्हारी बात मान लेगा। लेकिन लगता है कि लियोर्क को ये बात समझने में कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया। ज़ैपस आके उस पर अपना एक अटैक करता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और दोनों ही पत्थर बदल जाते हैं, जो देखकर एनोस कहता है, कितने दिखावटी हो चुके हैं इंसानी रिश्ते, ये तो अपने भाई तक से प्यार से बात नहीं कर पाया। और तब वो एक बार फिर से इन दोनों को ही वापस जिंदा करके इन्हें नॉर्मल रूप में ले आता है। वो जाते हुए उन्हें कहता है, क्या तुम जानते हो जिसे तुम अपना पूर्वज कहते हो, वो मैं ही हूँ, द ग्रेट डीमन किंग एनोस। इसके बाद अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ 2000 साल पहले का डीमन किंग यानी कि एनोस उस समय एक इंसानी हीरो जिसका नाम कैनोन है, उससे ह्यूमंस और डीमंस के बीच शांति लाने की बात कर रहा था। एनोस के मुताबिक अगर वो अपनी लाइफ को एक मैजिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे तो वो दोनों ही वर्ल्ड, ह्यूमन और डीमन वर्ल्ड के बीच एक मैजिकल बैरियर तैयार कर सकता है। इससे होगा ये कि आने वाले 2000 सालों तक ह्यूमंस और डीमंस के बीच कोई भी फाइट नहीं होगी। और यहाँ पर ये पता चलता है कि एनोस उतना बुरा डीमन किंग नहीं था जैसा कि लोग उसके बारे में सोचा करते हैं। अब उसकी ये बात सुन के कैनोन भी हैरान था कि डीमन किंग खुद के सैक्रिफाइस देकर इस दुनिया में शांति लाना चाहता है, तो इसलिए अब वो भी उसके साथ देने के लिए मान गया था। तब एनोस ने अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करके एक रेड क्रिस्टल तैयार किया। इसके बाद कैनोन उस क्रिस्टल पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय करते हुए तलवार को एनोस के आर पार कर देता है, और उसके मरते ही ह्यूमन और डीमन वर्ल्ड के बीच एक बैरियर क्रिएट हो गया था। और अब सालों से चली आ रही डीमन किंग और हीरो कैनन के बीच की फाइट यहाँ पर खत्म हो जाती है। साथ ही यहाँ पर एनोस कैनन से एक वादा करता है कि अगर कभी इन दोनों का पुनर्जन्म हुआ तो तब वो उसका एक अच्छा दोस्त बनना चाहेगा। इसके बाद अब सीधा 2000 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डीमन किंग अब लौट आया है। उसके पैदा होने के बाद जब उसके पेरेंट्स अब उसका नाम रखने ही वाले थे कि तब वो खुद ही बोल पड़ता है, मेरा नाम एनोस है। उसके पेरेंट्स के भी देखकर वो छुट गए थे कि पैदा हुआ बच्चा ही खुद का नाम बता रहा है। अब इसके बाद प्रेजेंट में एकेडमी क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मीशा और एनोस दोनों को इस एकेडमी के अंदर एडमिशन मिल चुका था। उससे बात करते हुए यहाँ पर एनोस को ये पता लगता है कि इस दुनिया के लोग पिछले 2000 सालों से किसी और को अपना डीमन किंग मानते आ रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि एनोस का कोई डीमन किंग भी था। ये सुनकर एनोस सोचता है, मेरे मरने के बाद जरूर कोई फेक डीमन किंग बन के सामने आया होगा। तब इधर इनकी टीचर क्लास में आके ने बताती है, तुम लोग को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा, जिसमें हर ग्रुप का अपना एक लीडर होगा, और हाँ, लीडर वही बनेगा जो कि इस मैजिक साइकिल को क्रिएट करके दिखाएगा। तो अब लीडर बनने के लिए एनोस अपना हाथ खड़ा करता है, लेकिन असल में टीचर तो एनोस को डीमन किंग बनाना ही नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे चुनती ही नहीं, क्योंकि उसका ब्लड काफी मिलावट वाला है। इसलिए टीचर नहीं चाहते कि इस एकेडमी में हाई
क्लास फैमिली वालों को छोड़कर कोई और डीमन किंग बने, जो देखकर एनोस अब उसे चैलेंज कर देता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि कौन ये मैजिक सर्कल अच्छे से क्रिएट कर पाता है। और कुछ सेकंड्स के अंदर ही एनोस ने यहाँ पर टीचर से अच्छा एक मैजिक सर्कल क्रिएट करके दिखा दिया। साथ ही साथ उसने यहाँ पर उस मैजिकल सर्कल में कुछ कमियां भी निकाल दी थी, जिसे लोग सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। टीचर भी ये देखकर बिल्कुल हैरान होती है, क्योंकि भाई एक मैजिकल सर्कल में चेंजेस करना कोई मामूली बात नहीं, तो अब वो कर भी क्या सकती थी। मजबूरन उसे एनोस को लीडर बनाना पड़ता है। असल में यहाँ पर 3 ग्रुप्स बनाए गए थे और तीनों ग्रुप्स का ही एक अलग लीडर है, और यहीं पर इन लीडर्स में से एक साशा नाम की लड़की है। ये और कोई नहीं बल्कि मीशा की बड़ी बहन है। पर जैसा कि मीशा ने कुछ समय पहले बताया था, उसकी बहन उसे कुछ खास पसंद नहीं करती। वो वहाँ पर आकर मीशा की काफी बेइज्जती करती है, क्योंकि वो अभी एनओस के ग्रुप में है। इससे यहाँ पर ये पता चलता है कि एनओस के ग्रुप में बस मीशा के अलावा और कोई है ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे हाई क्लास फैमिली के स्टूडेंट्स हैं। उसने एनओस के साथ कोई जो होना ही नहीं चाहता, पर इससे क्या ही फर्क पड़ता है, अपना हीरो अकेला ही काफी है। तब साशा एनोस को बताती है, क्या तुम्हें पता है तुम जिसके साथ बैठे हो वो ना ही कोई डीमन है और ना ही कोई इंसान, असल में एक डॉल है जिसमें मैजिक के जरिए जान डाली गई है। लेकिन मैं एनोस के जाने कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और वो उल्टा साशा की और बेइज्जती ही कर देता है। बड़ी बेइज्जती उसे सहन नहीं होती, और वो गुस्से में आकर अपनी डिमोनिक आइज को एक्टिवेट करती है, जिससे अचानक ही पूरी क्लास की दीवारें टूटने लग गई थी। देखिए बाकी लोग सोचते हैं गलत पंगा ले लिया इसने, अब तो ये गया। पर किसी को भी अंदाजा कहा था कि साशा जैसी लड़की का पावर भी एनोस पर काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके इन सब पावर से एनोस को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। और तब वो उसे अपनी डिमोनिक आइज दिखाता है, जिसे देखकर तो ये भी डरी गई थी। अब इसके बाद शाम का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ लोग जा ही रहे थे कि साशा आकर उन्हें रोकती है। वो यहाँ पर आके एनोस को एक कॉम्पिटिशन के लिए चैलेंज करती है। अगर इसमें एनोस जीत जाता है तो वो उसके ग्रुप में शामिल हो जाएगी, लेकिन अगर इसमें एनोस हारता है तो उसे पूरी जिंदगी भर उसका नौकर बन के रहना पड़ेगा। तो अब एनोस भी इसके लिए मान जाता है, वो ऐसा मौका हाथ से गंवाने वाला थोड़ी था। अब इसके बाद आता है सीधा कॉम्पिटिशन वाला दिन, जहाँ इनकी टीम्स की बैटल अब शुरू हो चुकी थी। साशा इधर अपने साथियों के साथ एक बड़ा सा कैसल बनाकर तैयार कर देती है, और वहीं दूसरी तरफ मीशा ने भी अपनी मैजिकल पावर से 3-3 कैसल बनाकर खड़े कर दिए थे। इधर ये लोग एनोस पर नजर रख रहे थे, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि एनोस अपने कैसल में से इन पर अटैक करेगा, लेकिन उसकी टीम में मीशा के अलावा तो कोई है ही नहीं, तो कैसल में रहकर करेगा क्या। और वो अब सीधा साशा कैसल में एंटर करने के लिए पहुंच जाता है। पर ये तो बड़ी कॉन्फिडेंस में थी, अरे छोड़ो क्या ही बिगाड़ लेगा ये हमारा, इतनी पावरफुल शील्ड लगा रखी है हमने तो। लेकिन यह होगा वही जो एनोस चाहेगा। वो तो सीधा आके बिना कोई ज्यादा पावर इस्तेमाल किए उनकी शील्ड को ही तोड़ देता है, और इतना ही नहीं, वो तो साथ साथ इस पूरे कैसल को ही अपने हाथ में उठा लेता है। इसके बाद भी वो रुकता थोड़ी है, वो अब इतने बड़े कैसल को उछाल उछाल के उससे एक फुटबॉल की तरह खेल रहा था, और नचाते हुए उसे दूर फेंकता है। इससे अब इन सभी को ये समझ में आ गया था कि भाई आज तो हमने गलत बंदे से पंगा ले लिया। वैसे मुझे लगता है कि एनोस साइतामा के लिए एक अच्छा ओपोनेंट रहेगा। तुम लोग क्या लगता है? अब उसकी इतनी पावर्स देखने के बाद भी ये लड़की अभी हार मानने को तैयार नहीं होती, और अपने साथी को जियोग्रेस नाम की बहुत ही पावरफुल वेपन इस्तेमाल करने के लिए कहती है। और ये भले ही एक बहुत ही पावरफुल वेपन था, लेकिन उन्हें एनोस को हराने के लिए अब इसकी जरूरत है। जिसके बाद अभी सब मिलकर अपने फाइनल अटैक जियोग्रेस नाम के इस वेपन को क्रिएट करते हैं, और जितना खतरनाक दिखता है उतना ही खतरनाक है भी। उससे एक बहुत ही पावरफुल अटैक निकल के एनोस की तरफ जाता है, लेकिन एनोस को इसे रोकने के लिए सिर्फ एक उंगली का इस्तेमाल करना पड़ता है। सिर्फ इतने से ही वो पूरा का पूरा अटैक वहीं पर डिस्ट्रॉय हो चुका था, और इसी के साथ साथ उसने तो उनको पूरे कैसल को ही खत्म कर दिया। अब ये लोग जिंदगी भर नहीं भूलने वाले कि उन्होंने किससे पंगा लिया था। एनोस जाके उससे कहता है, तो तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना, मुझे तुम्हारी पावर्स अच्छी लगी तो तुम मेरे साथ आ सकती हो। पर ये लड़की इतनी जिद्दी पता नहीं क्यों है, अब भी नहीं मानती, क्योंकि वो एक काफी हाई क्लास फैमिली से आती है, और यहाँ वो एक नॉर्मल से लड़के से हार चुकी है, तो ये उसके लिए काफी बेइज्जती वाली बात है। और ऐसे इनके बीच यहाँ पर थोड़ी और बातें होती है, लेकिन आखिर में मीशा की भोली सी सूरत देखकर और उसके मनाने पर आखिर में मानी जाती है उसकी टीम में ज्वाइन होने के लिए। तब साशा उससे पूछती है कि क्या मीशा के अलावा कोई और रीजन था जिसकी वजह से तुम मुझे अपने ग्रुप में ज्वाइन कराना चाहते थे। तो एनोस उसे बताता है कि तुम्हारी ये डिमोनिक आइज मुझे काफी पसंद आई, काफी ज्यादा पावर्स है इनमें, इससे पहले मैंने ऐसी डिमोनिक आइज कभी नहीं देखी। उससे सुन के बेचारी तो शर्म के मारे लाली हो जाती है। अब इसके बाद शाम होने पर एनोस मीशा और साशा दोनों को अपने घर पर लेके आता है, जो देख उसकी मांग के तो होशी उड़ गए थे कि भाई क्या लड़का है ये, दो लड़के घर पर लेकर आ गया, लोगों को एक नहीं मिलती और यहाँ हर दिन ये एक नई लड़की लेकर आ रहा है। उसकी मांग के साथ साथ उसका फादर भी बड़ा खुश होता है कि आज तो मेरे बेटे ने बड़ा कमाल ही कर दिया। अब रात में डिनर के बाद साशा आके उसे पूछती है, क्या तुम एनोस को पसंद करती हो? जिस पर मीशा हाँ कहती है, क्योंकि काफी समय से वो भी एनोस को पसंद करने लगी है। मतलब भाई बस अब शादी करा दो इन दोनों की। तो जिसके बाद रात में एनोस अब इन दोनों का घर छोड़ने आता है, और इन्हें बाय क्या कर वो वापस जा ही रहा था, तभी साशा उससे कुछ बात करने के लिए दोबारा बाहर आ गई थी। वो आके उसे थैंक्स कहती है, क्योंकि आज उसकी वजह से ही मीशा और उसके बीच में सब कुछ ठीक हो गया। और तब पता नहीं क्यों ये एनोस को अपने पास बुलाती है, और यहाँ पर कुछ तो होता है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। इसके बाद अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर साशा भी अब एनोस के ग्रुप में शामिल हो चुकी है। यहीं पर टीचर आके उन्हें बताती है, तुम सभी अब ध्यान से रहना, 7 डीमन एम्प्रेस में से एक अभी यहाँ पर आने वाले हैं तुम सभी को लेक्चर देने के लिए। असल में यहाँ पर बात यह है कि करीब 2000 साल पहले डीमन किंग ने यानी कि एनोस ने अपने खून से 7 डीमन एम्प्रेस को बनाया था, और ये सातों के सातों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल टॉप लेवल के डीमन एम्प्रेस थे। और उनमें से ही एक अभी इनके अकेडमी में आने वाला है, जिसका नाम है आइविस। जिसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि आइविस क्लासरूम में आ चुका है। उसे देखते ही एनोस उसे कहता है, और भाई क्या हाल है, काफी दिनों बाद मिले तुम तो। लेकिन आइविस तो एनोस को यहाँ पर पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि वो 2000 साल पुरानी सारी मेमोरीज को भूल चुका है। एनोस तब जाके अचानक से उसके मुंह पर हाथ रख देता है उसकी सारी मेमोरीज को देखने के लिए। वो यहाँ पर कोशिश तो करता है, लेकिन उसे कुछ ज्यादा पता नहीं लगता। टीचर और बाकी लोग भी देखकर डर चुके थे कि भाई लड़का तो पक्का हम लोग को मरवाएगा, पर आइविस इसके बावजूद भी एनोस को कुछ नहीं
नहीं करता और अपने काम में लग जाता है जिसके लिए वो आया था, जो कि सब बच्चों को पढ़ाना। और अब क्लास खत्म होने के बाद आइविस खुद एनोस से मिलने आया था, जहाँ पर एनोस उसे बताता है कि जब वो 2000 साल पहले मरा तो उसके बाद एक फेक डीमन किंग इस दुनिया के सामने आ गया, जिसने एनोस की पूरी इमेज को ही खराब कर दिया। इसलिए अभी उसे ऐसा लगता है कि उसी फेक डीमन किंग ने ही आइविस की मेमोरीज के साथ भी छेड़छाड़ किया होगा। और एक मेन बात यहाँ पर ये थी कि एनोस के इतना कुछ बताने के बाद भी कहीं ना कहीं आइविस को अभी भी यकीन नहीं होता कि एनोस ही वो डीमन किंग है। अब अगले दिन का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर टीचर सारे स्टूडेंट्स को लेकर एक कैसल के बाहर आ चुकी थी और यहाँ पर इन लोगों का एक टेस्ट होने वाला है। टीचर उन सबको बताते हैं कि तुम सबको इस कैसल के अंदर जाकर कीमती से कीमती चीज को लेकर आना है और जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा कीमती और महंगी चीज लेकर आएगा उसे उतने ही ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। तो इस टेस्ट को पास करने का बस एक तरीका है, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करो। अब ये सुनते ही सारे के सारे कैसल के अंदर निकल पड़ते हैं। सबके सब बहुत ही तेजी से कैसल के अंदर जाना शुरू करते हैं, लेकिन भाई एनोस तो बाहर ही खड़ा चिल कर रहा था। वो कहता है, वैसे क्या तुम सब जानते हो इस कैसल के नीचे एक छड़ी है जो कि सबसे ज्यादा कीमती है और मुझे ये बात इसलिए पता है क्योंकि ये कैसल मेरा ही तो है। इसके बाद अब वो तीनों कैसल के अंदर एंटर करते हैं और क्योंकि एनोस कैसल के बारे में सब जानता ही था तो वो अंदर जाकर एक सीक्रेट डोर को ओपन करता है और इस दरवाजे के पीछे एक बहुत ही खूबसूरत जगह होती है, जो देखकर एनोस कहता है, काफी दिनों बाद देख रहा हूँ मैं इस जगह को। पिछले 2000 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। मतलब यहाँ पर एनोस थोड़ा घूम के अपनी पुरानी यादों को ताजा कर रहा था। अब इसके बाद मीशा और शाशा को उस जगह पर लेकर आता है जहाँ पर वो सबसे कीमती छड़ी रखी हुई थी। लेकिन सिर्फ छड़ी ही नहीं, यहाँ और भी बहुत सारी कीमती चीजें थी। अब भाई ये कैसल है भी तो अपने डीमन किंग का, कीमती चीजें तो होंगी ही। एनोस मीशा से कहता है, ये कैसल वैसे भी मेरा ही है, तो तुम चाहो तो यहाँ से कुछ भी ले सकती हो। तब मीशा को वहाँ पर रखा कोट का भी पसंद आता है, तो उसने उस कोट को लेकर अपनी बहन को गिफ्ट कर दिया क्योंकि आज शाशा का बर्थडे है। उसे भी ये कोट काफी पसंद आता है और वो एनोस को बाहर जाने के लिए कहती है क्योंकि वो इसे यहीं पर पहनकर ट्राई करेगी। लेकिन यहीं पर आता है एक ट्विस्ट। एनोस जैसे अब बाहर खड़ा होकर इंतजार कर ही रहा था कि तब उसे कुछ फील होता है। वो जैसे अभी देखने के लिए अंदर गया तो उसे सामने मीशा घायल पड़ी दिखती है और उसे शाशा ने ही मारा है। वो एनोस से कहती है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम जैसे इंसान के साथ ग्रुप बनाऊंगी? मैंने तो बस एक नाटक किया था फ्रेंडली होने का, मुझे तो बस एक मौका चाहिए था और अब इस छड़ी के साथ मेरे पास तुम सबसे भी ज्यादा पॉइंट्स होंगे। और तभी वो मीशा के ऊपर एक मैजिक करती है जिससे अगर एनोस ने उस पर अटैक किया तो अटैक मीशा को ही लगेगा। पर यार डीमन किंग से बच के भागना इतना कोई आसान थोड़ी है। वो कुछ सेकंड्स में ही शाशा को पकड़ने के साथ साथ मीशा को भी हील कर देता है। एनोस अब इससे पहले कि शाशा कुछ करता मीशा उसे रोक लेती है क्योंकि भले उसकी बहन उसे कितना भी नफरत करे वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। शाशा के वहां से जाने के बाद मीशा बताती है कि असल में मैं उसकी कोई बहन नहीं बल्कि उसकी सोल यानी कि आत्मा से बनी एक डॉल हूँ। ये सुनते ही एनोस को समझ में आ जाता है कि जरूर ये सब के पीछे आइविस का किया धरा है। दरअसल एनोस ही समझ चुका था कि आइविस ने शाशा के शरीर के 2 टुकड़े किए थे और उसमें से एक है मीशा। साथ ही यहाँ पर ये पता चलता है कि शाशा के बर्थडे वाले दिन यानी कि आज रात मीशा उसके शरीर के अंदर समा जाएगी और दोनों की बॉडी एक होने की वजह से शाशा कई गुना ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। इससे डीमन किंग का आने वाला वंश यानी आने वाले समय में डीमंस और भी ज्यादा पावरफुल बनेंगे और आइविस भी यही चाहता था, इसलिए उसने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन यानी कि शाशा के साथ ऐसा किया। इस पर एनोस कहता है, अरे चिंता मत करो, तुम्हें मेरे रहते कुछ नहीं होगा। तो इस तरफ यहाँ उसकी बहन जाने ही वाली थी कि तभी कैसल का गेट बंद हो जाता है और ये क्या था एनोस ने, वो उसे कहता है, देखो तुम्हारी बहन तुमसे कुछ बात करना चाहती है तो पहले उसकी बात सुन लो। तब मीशा जाके उससे कहती है कि क्या तुम सच में मुझसे नफरत करती हो? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं? तो शाशा उससे कहती है, चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगी पर उससे पहले मैं एक बड़ा सा मैजिकल सर्कल क्रिएट करूंगी और अगर एनोस इस सर्कल को कंट्रोल कर पाया तो मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगी। इसके बाद वो सही में काफी बड़ा मैजिकल सर्कल क्रिएट करती है और असल में तो यहाँ पर होगा वही जो अपना हीरो एनोस चाहेगा। वो उसके इस मैजिकल सर्कल को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर लेता है और अब शाशा की जवाब देने की बारी। तब वो उन दोनों को बताती है कि असल में जब मैं छोटी थी तो अपनी डिमोनिका इसको मैं बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से मुझसे डर के कोई भी मेरे करीब नहीं आता सिवाय मीशा को छोड़कर। और असल में तो शाशा ने कभी मीशा से नफरत किया ही नहीं, वो बस लोगों के सामने ऐसा दिखाती थी कि उससे नफरत करती है। इसलिए वो मीशा को बचाने के लिए खुद उसकी बॉडी के अंदर समा जाने की कोशिश करती है, पर मीशा ने उसे वहीं पर रोक लिया था। वो बात अच्छे से जानती थी कि उसकी बहन ये सब जानबूझ के कर रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि मीशा उससे नफरत करे ताकि जब वो उसके अंदर समा जाने की कोशिश करे तो मीशा उसे रोके नहीं। जो देखकर एनोस कहता है, अरे चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को ही बचा सकता हूँ, चलो हम लोग साथ में तुम्हारे पास्ट में चल के इस फ्यूचर को बदल देते हैं। वरना एनोस इससे पहले कि आगे कुछ कह पाता आइविस अचानक उसके पीछे से आके अपनी स्वॉर्ड से उसे वही मार देता है। असल में बात यह है कि आइविस इन दोनों लड़कियों की मदद से अपने पुराने वाले यानी कि उस फेक डीमन किंग को वापस जिंदा करना चाहता था और यही वजह थी कि उसने शाशा की बॉडी के साथ छेड़छाड़ किया। इस पर एनोस उसे कहता है, अब एक गधे, मैं ही तो डीमन किंग तुझे बनाने वाला, और तब वो उसकी स्वॉर्ड लेकर उसके ऊपर ही मार देता है। अरे छोड़ो, वैसे भी मेरे पास अभी तुमसे लड़ने का टाइम नहीं। इसके बाद वो अपने टाइम ट्रेवलिंग मैजिक का इस्तेमाल करना शुरू करता है, लेकिन इसमें उन्हें आ गई थी एक प्रॉब्लम। वो लोग जाकर व्हाइट स्पेस में ही अटक जाते हैं, मतलब कम्प्लीटली लोग टाइम ट्रेवल नहीं कर पाए और अब उसकी बीच की लेयर में आगे फंस चुके हैं। यहाँ इन लोगों का सामना होता है गार्जियन ऑफ द टाइम से और ये गार्जियन बिल्कुल भी नहीं चाहता कि एनोस इस तरह से टाइम के साथ छेड़छाड़ करे, तो इसलिए वो वहाँ पर अब आइविस को बुलाता है। वो उसे अपनी पावर्स देते हुए एनोस को खत्म कर देने के लिए कहता है। जो देख के एनोस जब उसे लड़ने के लिए उस पर अटैक करने शुरू करता है, लेकिन इसका कोई भी ज्यादा
ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि अब आइविस के पास टाइम को कंट्रोल करने की पावर आ चुकी थी। वो उसके किसी भी अटैक को आसानी से कंट्रोल कर सकता था। तब अचानक ही आइविस एनोस के पीछे आकर अपनी तलवार को उसके आर पार कर देता है। शुरुआत में तो उसे भी लगा कि एनोस मर गया, लेकिन भाई वो डीमन किंग है, वो इससे भी एक कदम आगे है। उसे कहता है अरे थोड़ा और जोर लगाओ, डीमन किंग को इतने आसानी से हरा दोगे क्या। आइविस की भी अभी देख के बिल्कुल ही फट चुकी थी, इसलिए वो जल्दी से व्हाइट स्पेस के टाइम को स्टॉप कर देता है। उसके इस मैजिक से टाइम पूरी तरह से स्टॉप हो चुका था और ये लड़कियां भी रुक चुकी थी, लेकिन एनोस के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता। जो देख के आइविस की तो फटती जा रही थी कि भाई ये बंदा आखिर है क्या, इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। एनोस उसे कहता है भले ही तुम जितनी भी कोशिश कर लो तुम जीत नहीं पाओगे। अगर ये दोनों लड़कियां ये मानती है कि मैं डीमन किंग हूँ तो आज तो तुम गए समझो। और जैसे ही एनोस अब टाइम को अनफ्रीज करके उन्हें आजाद करता है तो उसे कहती है हमें तुम पर पूरा यकीन है कि तुम ही हो डीमन किंग। और ये सुनते ही अब एनोस दोनों के पास के टाइम में भेज देता है। उस टाइम में जब आइविस ने उनके सोर्स को अलग अलग किया था, दोनों ही अब टाइम में पीछे आकर अपनी अपनी अलग अलग सोर्स को टच करते हैं, जिसकी वजह से हुआ भी है कि दोनों ही ट्विंस के रूप में जन्म लेते हैं। यानी कि मीशा अब गायब नहीं होगी, वो भी एक ह्यूमन बन चुकी है। पर ये चीज देखकर आइविस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है तुमने मेरी पूरे 2000 साल की प्लानिंग को मिट्टी मिला दिया, तुम अब जिंदा नहीं बचोगे। अब यार वैसे भी इन दोनों लड़कियों का पास्ट चेंज हो चुका था, तो एनोस अब बिना किसी टेंशन के आइविस से लड़ सकता है। वो अब अपना काफी पावरफुल मैजिक एक्टिवेट करता है, जिससे उसके पास अब उसकी खुद की रियल वाली डिमोनिक स्वॉर्ड आ चुकी थी। ये देखकर तो आइविस भी डर चुका था, और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता एनोस सीधा आकर अपनी तलवार को उसके आर पार कर देता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर ही उसका खात्मा हो गया, और तो और वो तो अब खुद को हील भी नहीं कर पाता। लेकिन इससे कुछ देर बाद एनोस अपने कैसल में आकर अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से ही आइविस को वापस जिंदा कर देता है। और अब जैसे आइविस ने उसे अपने सामने देखा तो वो अपना सर झुका लेता है, क्योंकि वो अब मान चुका है कि एनोस रियल डीमन किंग है। लेकिन अभी भी कुछ कमी थी, उसकी सारी की सारी मेमोरीज वापस नहीं आई हैं। एनोस यहाँ पर कोशिश तो करता है उसकी मेमोरीज में जागने की, पर उसे कुछ खास पता नहीं चलता। वो उससे कहता है मैं नहीं जानता कि अभी तुम लोगों के साथ क्या छेड़खानी की गई है और ये किसने किया। मुझे उस फेक डीमन किंग के बारे में भी कुछ भी नहीं पता, तो इसलिए अब तुम्हारा ये काम है कि तुम बाकी के 6 डीमन एम्प्रेस के ऊपर नजर रखो और उन्हें इन्वेस्टिगेट करो। यही दूसरी तरफ मीशा और साशा भी अब प्रेजेंट में वापस आ चुके थे, और वो काफी खुश होते हैं कि उनके बीच अब सब कुछ ठीक हो गया, और इस सब का पूरा क्रेडिट जाता है एनोस को। अब इसके बाद सीधा सीन जाता है पास्ट में, यानी कि 2000 साल पहले, जहाँ एनोस अपने एक साथी शिन के साथ था, और यहाँ पर वाटर स्पिरिट के एक वॉरियर को देख रहा था जो कि एक लड़की है, और वहाँ पर एनोस के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा लगभग 7 से 8 मुंह वाला ड्रैगन बनाती है। और इस सच में कुछ ज्यादा ही खतरनाक था, उसके एक ही अटैक से आसपास की जगहों पर बाढ़ आ गई थी। तो अब एनोस भी उसे सबक सिखाने के लिए जा ही रहा था कि तभी शिन उसे रोकते हुए कहता है इस बार आप ये मौका मुझे दीजिए, मैं इसे जरूर खत्म कर दूंगा। इस पर एनोस भी मान जाता है और उसे कहता है ठीक है, तो अगर तुम इस ड्रैगन को एक ही अटैक में खत्म कर पाए तो मैं तुम्हारी कोई एक विश पूरी करूंगा। जिसके बाद अब शिन आकर उस ड्रैगन के ऊपर अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिससे इसने सही में बस एक ही अटैक से इस ड्रैगन को वहीं पर खत्म कर दिया। तो अब एनोस उसके पास आके उससे कहता है तो बताओ क्या है तुम्हारी विश। और यहाँ पर शिन की विश ये थी कि वो हजारों सालों के बाद पुनर्जन्म लेना चाहता है, और एनोस भी उसकी इस विश को पूरा करने के लिए मान गया था। लेकिन इतने में यहाँ पर अब उसे लड़ने के लिए इंसानों का हीरो कहना ना जाता है, जो देखकर एनोस तो परेशानी हो गया और कहता है अबे यार ये भी अलग ही मुसीबत है, मैं चाहे कितनी बार भी इसे मार दूं ये फिर से वापस आ जाता है। और यार ऐसा इसलिए क्योंकि अभी कैनन के पास अभी 7 लाइव्स है, यानी कि वो 7 बार मरकर वापस जिंदा हो सकता है। तो एक बार फिर से अब इन दोनों के बीच यहाँ पर वॉर शुरू हो जाती है। और हाँ, ये एनोस के सैक्रिफाइस से पहले वाला टाइम है जब भी कैनन और एनोस आपस में लड़ा करते थे। इधर प्रेजेंट बन की टीचर इन्हें बताती है कि आज तुम्हारी क्लास में एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाला है, और साथ ही वो यहाँ पर बताती है कि जिस छड़ी को एनोस और उसकी टीम ने कैसे से कलेक्ट किया था वो अब चोरी हो चुका है, इसलिए वो लोग उसके पॉइंट्स को चेक नहीं कर पाए। तो टीचर ने अब इन लोगों को उस लॉस के बदले 70 पॉइंट्स दे दिए थे, जो कि एक एवरेज पॉइंट है। लेकिन ये सुनकर साशा बहुत ही गुस्से में आ गई थी, क्योंकि अगर मैनेजमेंट वालों के पास से कोई सामान चोरी हुआ तो इसमें उनकी क्या गलती, और बिना इनकी लाइव चीज को अच्छे से ना देखे ये लोग सिर्फ 70 पॉइंट्स ही कैसे दे सकते हैं। अब यहाँ पर इन लोगों की बात चली रही थी कि तभी एनोस अपनी सीट से उठकर एक लड़के के पास जाता है और अचानक ही उसके पास से उस छड़ी को निकालता है, और वो टीचर से कहता है अरे अगर आपको ये छड़ी चुरानी ही थी तो प्लानिंग करनी चाहिए थी ना, मतलब यार चोर और कोई नहीं बल्कि टीचर ही है। अब क्लास खत्म होने के बाद एक लड़की एनोस के पास आती है जिसका नाम है नीसा, मिशा नहीं नीसा। असल में अपने हीरो एनोस की काफी बड़ी पंखी यानी कि फैन है, और तो और ये लड़की एनोस के नाम का एक फैन क्लब भी चलाती है। मतलब सही में यार ये कब हुआ। वैसे ही लोग एनोस के इतने बड़े वाले फैन इसलिए हैं क्योंकि वो एक हाइब्रिड होकर भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इस वर्ल्ड के अंदर हाइब्रिड उन लोगों को कहा जाता है जिनका ब्लड काफी मिलावट वाला होता है, यानी सीधे सीधे कहे तो जिनका ब्लड प्योर नहीं होता उन्हें हाइब्रिड कहा जाता है। इस अकेडमी के अंदर मेनली 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से पहले हाइब्रिड और दूसरे हैं प्योर ब्लड वाले। और हाइब्रिड वालों की ड्रेस व्हाइट होती है जैसा कि इस लड़की की है और अपने एनोस की भी। लेकिन वहीं अगर एक प्योर ब्लड वाले स्टूडेंट की बात की जाए तो उनका ड्रेस कलर रेड होता है, जैसा कि तुम लोगों ने देखा ही होगा कि साशा की ड्रेस का कलर रेड है, जो कि प्योर ब्लड होने का एक सिंबल है। एनोस भी अभी देखने पहुंचता है कि चलो जरा देखा जाए कौन कौन है मेरे फैन क्लब में, और भाई यहाँ तो सिर्फ लड़कियां ही भरी पड़ी हैं, और एनोस को देखते ही सबके सब उस पर फिदा हो जाती हैं। अब इसके बाद नीसा इन लोगों को एक अलग रूम में लेकर आती है जहाँ पर एक तलवार का आधा हिस्सा पड़ा हुआ था। साथ ही यहाँ पर ये पता चलता है कि निशा के फादर एक डीमन है और उसकी मॉम एक स्पिरिट, यानी कि ये लड़की हाफ डीमन और हाफ स्पिरिट है। और ये जो तलवार यहाँ पर रखी है वो निशा के फादर ने उसके 10th बर्थडे पर उसे दिया था। ये उस तलवार का भी सिर्फ आधा हिस्सा है, बाकी आधा भी उसके फादर के पास है। अब एनोस वहाँ से जाने ही लगा कि तभी सब लड़कियां उसे रखते हुए रिक्वेस्ट करती हैं प्लीज हमें भी अपने ग्रुप में शामिल कर लो। इस पर एनोस मान तो जाता है, पर इससे पहले इन लोगों को एक टेस्ट पास करना होगा तभी ये लोग इसके ग्रुप में आ पाएंगे। इसके अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया जहाँ पर 2 डीमन फाइटिंग ग्राउंड में खड़े थे, और ये दोनों
सारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए आए थे या इन सबको जमीन में गड़ी सोर्स को निकालना है। लेकिन ये चीज इतनी भी आसान नहीं थी क्योंकि कोई भी इन सोर्स को हिला तक नहीं पा रहा था सिवाय अपने एनोस को छोड़कर। उसने तो भाई एक ही झटके में स्वॉर्ड को निकाल लिया था। लेकिन वैसे एनोस यहाँ पर अकेला नहीं है, यहाँ पर एक और लड़का भी था जिसका नाम ले है और वो भी उस स्वॉर्ड को बड़ी आसानी से निकाल लेता है। ये वही न्यू स्टूडेंट है जिसके बारे में कुछ देर पहले टीचर ने बताया था। अब क्लासरूम में आने पर ले पहुंचता है सीधा एनोस के पास और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी टीम में शामिल हो सकता हूँ। दरअसल यार इसने एनोस के बारे में काफी चर्चा सुना था, इसलिए अब वो उसकी टीम में ज्वाइन होना चाहता है। क्लास में हर एक स्टूडेंट ये देख के बुरी तरह हैरान था कि भाई चल क्या रहा है, क्योंकि यार ले के पास इतनी पावर है कि वो खुद अकेला ही एक अच्छी खासी टीम का लीडर बन सकता है। एनोस उसे देख के कहता है चलो ठीक है तुम मेरी टीम में आ सकते हो, पर उससे पहले तुम अभी अपनी एक टीम बनाओ और मैं कल तुम्हारी टीम के साथ एक बैटल करूंगा और अगर तुम उसमें अच्छा परफॉर्म करते हो तो फिर आ जाना मेरी टीम में। अब अगले दिन इनकी फाइट शुरू होती है जहाँ पर साशा और मीशा ले के साथियों के साथ लड़ रही थी और दूसरी तरफ यहाँ पर ले एनोस से लड़ रहा था। ये भाई है तो सही में काफी पावरफुल, काफी अच्छा अटैक्स भी करता है, पर इसके बावजूद भी एनोस का सामना करने में इसे काफी दिक्कत हो रही थी। यहाँ वैसे इस फाइट के अंदर ज्यादा कुछ तो नहीं होता क्योंकि साशा और मीशा ले के साथियों को हराने में ज्यादा समय नहीं लगाती, वो दोनों ही इनसे बड़ी जल्दी जीत जाती है। वहीं इधर एनोस और ले अपनी फाइट को काफी एंजॉय कर रहे थे क्योंकि ले उसे काफी अच्छी टक्कर दे रहा था। ऐसा लगता है कि भाई काफी टाइम बाद डीमन किंग को एक अच्छा अपोनेंट मिला है, लेकिन यहाँ पर होना वही था, वो भी अपने डीमन किंग के सामने नहीं टिक पाता। इससे उसे लगता है कि शायद वो उसकी टीम में अब ज्वाइन नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं था। ले इतना पावरफुल जो है इसलिए वो उसे टीम में शामिल कर लेता है। एनोस उसे कहता है अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं 2000 साल पुराना वाला डीमन किंग हूँ तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? इस पर ले उसे कहता है अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पर अगर ये सच है तो इस पर मुझे उतनी कोई हैरानी भी नहीं होगी। अब इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर इन सबको बताती है कि ग्रेट मैजिक स्वॉर्ड टूर्नामेंट के लिए इस अकेडमी से 2 स्टूडेंट्स जाने वाले हैं, जिसमें से पहला है ले और दूसरा है एनोस। ले तो ये जान के काफी खुश होता है, पर वही एनोस अभी सोचे पड़ा हुआ था कि हाई क्लास फैमिली वाले कहीं कुछ कर न दें क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि एनोस जैसा कोई हैबिट उनके इस टूर्नामेंट को जीते या फिर पार्टिसिपेट करे। तब निशा आकर एनोस को बताती है अभी इस अकेडमी में 7 डेमन एम्प्रेस में से एक सर मेलस यहाँ पर आ चुके हैं, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? जिस पर एनोस हाँ कहता है और जैसे ही अभी लोग उसके पास पहुंचते हैं तो मेलस तो एनोस को देखते ही पहचान जाता है और अपने घुटने पर बैठ कर उसे डीमन किंग कहकर पुकारता है। एनोस उसे पूछता है क्या सच में मैं तुम्हें याद हूँ? असल में हुआ ये था कि इसकी मेमोरीज को भी 2000 साल पहले मिटा दिया गया था, पर इसकी स्वॉर्ड को अभी भी डीमन किंग के बारे में सब कुछ अच्छे से याद है, तो इसलिए एनोस को पहचान पाया। वो यहाँ पर बताता है कि जब 2000 साल पहले एनोस ने अपना सैक्रिफाइस दिया था तो उसके बाद ही किसी ने मेलस पर अटैक किया और अगले ही पल उसकी आंखें एक जंगल में खुली, एनोस के क्रिएट करे हुए बैरियर के दूसरी तरफ यानी कि ह्यूमन वर्ल्ड में, और मेलस को उस वक्त अपने बारे में कुछ याद भी नहीं था, जिसके बाद इसे डीमन वर्ल्ड के अंदर वापस एंटर करने में 100 साल लग गए। और उसके वापस आने के बाद उसे ये पता चला कि डीमन किंग का नाम किसी ने बदल दिया और लोग अब किसी फेक डीमन किंग को मानने लग गए हैं। तब एनोस उससे मैजिक स्वॉर्ड टूर्नामेंट के बारे में पूछता है कि क्या तुमने ही उस स्वॉर्ड टूर्नामेंट के लिए मेरा नाम सजेस्ट किया? लेकिन ऐसा नहीं था, मेलस ने नहीं किया, और इसका मतलब ये हुआ कि जरूर हाई क्लास फैमिली वालों ने किया होगा। शायद एनोस को टूर्नामेंट में हरा कर वो लोग हाइब्रिड वालों को नीचा दिखाना चाहते हैं। जिसके बाद अब शाम में अपने घर पहुंचता है और जैसे ही वो अंदर आया तो देखता है यहाँ पर पहले से मीशा आई हुई है और यहाँ पर उसकी मॉम से खाना बनाना सीख रही है। रात में आप डिनर करते वक्त उसकी मामू से बताती है कि आज तुम्हारे टीचर से मुझे पता लगा कि तुम स्वॉर्ड टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हो और मैं तो इसके लिए काफी खुश हूँ, पर लगता है यहाँ पर एनोस ऐसा नहीं चाहता क्योंकि उसे लग रहा था कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। जो टीचर उसे पसंद तक नहीं करती वही उसे टूर्नामेंट में जाने का एक मौका दे रही है और अपनी मॉम से कहता है कि नहीं मैं इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, जो सुनकर वो काफी उदास हो जाती है। अरे भाई अपनी भाभी जी ने इतना अच्छा खाना बनाया था, मेरा मतलब मीशा ने इतना अच्छा खाना बनाया, तो एनोस उसे थैंक्स कहता है और उससे पूछता है क्या तुम कल के दिन मेरे साथ घूमने चल सकती हो? जिसके बाद अब अगले दिन वो लोग मॉडल क्रिएशन की शॉप में आते हैं जो कि मीशा की फेवरेट जगह है। यहाँ पर किसी भी चीज का मॉडल बनाया जा सकता है और मीशा भी यहाँ पर एनोस को अपने मैजिक से कुछ मॉडल्स बनाकर दिखाती है। तो अब एनोस भी थोड़े ना पीछे हटने वाला था, वो भी कुछ मॉडल्स बनाता है और जैसे ही वहाँ की ओनर ये देखती है वो तो बिल्कुल ही शौक में आ चुकी थी क्योंकि यार एनोस ने तो इस पूरी सिटी का एक मॉडल बनाकर तैयार कर दिया था, वो भी बस एक रिंग के जितनी जगह में। और तुम लोग क्या लगता है रिंग किसके लिए है? या और किसी के लिए नहीं बल्कि अपनी मीशा के लिए है। एनोस सब उसे लाकर वो रिंग पहना देता है और लो भाई हो गई इनकी एंगेजमेंट, अब बस शादी होनी बाकी है। अब इसके बाद ये लोग आते हैं कैफे के अंदर, देख रहे हो भाई पूरी डेट की प्लानिंग के साथ आया ये। वो लोग अब बैठे हुए थे कि तभी उनके पास एक बिल्ली आती है। ये वैसे कोई बिल्ली नहीं आइविस है जिसने अपना रूप बदल रखा है क्योंकि वो यहाँ पर एनोस को कुछ बताने के लिए आया है। वो उसे बताता है कि अभी जो कोई भी इस टूर्नामेंट को कंट्रोल कर रहा है उसका जरूर एकेडमी के साथ कोई कनेक्शन है, पर वो आखिर है कौन ये अभी तक आइविस को नहीं पता। और साथ ही वो यहाँ उसे कहता है तो इस टूर्नामेंट के अंदर आपके लिए बहुत सारे ट्रैप्स बिछाए गए हैं, और ये क्या कर वो वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद शाम में घूमते हुए ये लोग सिटी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं जहाँ वो लोग खड़े होते हैं कि तभी ले वहाँ पर आ जाता है। असल में इस हॉस्पिटल के अंदर अभी ले की मॉम है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा बीमार है। एनोस उसे कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मॉम को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन ले इसके लिए मना कर देता है। तब एनोस उसे बताता है कि शायद मैं इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा, पर इससे ले को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता और इन दोनों को इसका बिहेवियर काफी बदला बदला सा लग रहा था। इसके बाद हॉस्पिटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसकी मॉम बीमार पड़ी थी और देखने में ऐसा लगता है कि इनकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। अब कुछ दिनों बाद टूर्नामेंट का सीन दिखाया गया जहाँ पर एनोस की मॉम भी टूर्नामेंट देखने के लिए आई हुई थी। वो लोग घूम ही रहे थे कि तभी आइविस आके उन्हें बताता है कि महिला का इस टूर्नामेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। साथ ही वो यहाँ पर यही बताता है कि ले की मॉम अभी कुछ ज्यादा ही बीमार है और उन्हें स्प्लिट डिसीज नाम की एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हो चुकी है।
है। तब एविस के पूछने पर एनोस कहता है, नहीं, मैं इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। यही एक तरीका है उस फेक डीमन किंग को सामने लाने का। इसके बाद अब टूर्नामेंट शुरू होता है और पहला राउंड होने वाला है एनोस और कर्ट नाम के इस बंदे के बीच। और इसके बारे में एक मेन बात यह है कि एनोस के टीचर का बड़ा भाई है। अब मैच को शुरू करने के लिए एनोस को ग्राउंड में बुलाया जाता है, लेकिन काफी बुलाने के बाद भी वो सामने नहीं आता क्योंकि उसे पार्टिसिपेट करना ही नहीं था। काफी देर तक बुलाने के बाद भी जब वो नहीं आता तो अंदर बैठे लोग उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। देख रहे हो इस डरपोक को, ये तो बाहर ही नहीं आ रहा, मैंने पहले ही कहा था ये हाइब्रिड वाले होते ही ऐसे हैं। तो इस तरफ यहाँ पर एनोस को दिखाया गया जहाँ उसके फादर उसके लिए खुद के हाथों से बनाई हुई एक स्वॉर्ड लेकर आते हैं। उन्होंने इस स्वॉर्ड के पीछे काफी दिनों तक मेहनत की है। तो अब भाई ये देख के एनोस भी क्या ही करता, उसके पेरेंट्स ने उससे इतनी उम्मीदें लगाई हैं, इसलिए अब वो भी इस टूर्नामेंट के अंदर फाइट करने का फैसला करता है, भले ही अब उसके लिए कितने भी जाल बिछाए गए हों। दूसरी तरफ यहीं पर हमें ले को दिखाया गया जो कि काफी उदास बैठा था और यहीं उसे कंपटीशन स्टार्ट होने की आवाज आती है। इधर एनोस की फाइट को दिखाया जाता है जहाँ भाई उसकी सारी फैन गर्ल्स उसे चीयर करने के लिए आई हुई थी। दोनों का ही मैचअप शुरू हो चुका था और कट एनोस के ऊपर काफी अच्छा अटैक्स करता है, लेकिन बड़े ही आराम से एनोस उसके सब अटैक्स को डॉज कर पा रहा था। तब गुस्से में आकर कट अपनी काफी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, पर एनोस के लिए तो सिर्फ एक बच्चे जैसा अटैक था, वो तो बड़े आराम से इसे संभाल लेता है। जिसके बाद वो अब अपना अटैक करता है, बस एक नॉर्मल सा अटैक। ये भले एनोस के लिए एक नॉर्मल अटैक था पर कट के लिए नहीं, उसकी तो पूरी वाटी लग चुकी थी और उसकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है। यानी कि अपना डीमन किंग बस कुछ मिनट्स के अंदर ही इस मैच को जीत गया है। इधर अपने भाई को इस तरह हारा हुआ देख के तो ये टीचर भी गुस्से में आ चुकी थी। अब इसके बाद एनोस आकर निशा के साथ वेटिंग रूम में बैठा हुआ था कि तभी उसे पता लगता है कि टूर्नामेंट के दूसरे राउंड का विनर ले बन चुका है। लेकिन यहाँ पर एक मेन बात ये थी कि उसका नाम उन हाई क्लास फैमिली वालों के साथ जोड़ा जा रहा है। इतने में अब ले भी वहाँ आ गया और यहाँ पर ये पता चलता है कि ले को उन हाई क्लास फैमिली के लोगों ने अपने साथ जोड़ने के बदले उसे डीमन किंग बनाने का वादा किया है और साथ में इतने पैसे भी दिए कि जिससे ले बैठ कर ही अपनी पूरी लाइफ बिता सकता है। जाते हुए वो एनोस से कहता है, याद रखना टूर्नामेंट में मैं तुम्हें मार कर रहूंगा। इस पर एनोस उसे कहता है, इसके लिए आप टूर्नामेंट का इंतजार क्यों करना, तुम चाहो तो हम यहीं पर फैसला कर सकते हैं। और तभी दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। ले जब अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है तो एनोस उसका हार्ट निकालने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर में ही दोनों ही काफी जख्मी हो चुके थे और मामले को शांत करने के लिए ले भी चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। पर वहीं एनोस को उसकी बॉडी के अंदर कुछ महसूस हुआ। उसे अब ऐसा लगता है कि जरूर ले को किसी ने वश में किया हुआ है। इसके बाद शाम में एनोस अब इस बात को अच्छे से जानने के लिए ले की मॉम से भी हॉस्पिटल में आता है और यहाँ पर उसकी मॉम की हालत इतनी खराब है कि मतलब उनकी बॉडी जैसे गायब ही होने को है, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट। उनकी बॉडी को थोड़ा सा ध्यान से देखने के बाद एनोस को यहाँ पर कुछ पता चलता है और वो ये कि ले की मॉम एक डीमन नहीं है, बल्कि वो भी मीसा की तरह हाफ स्पिरिट हाफ डीमन है। लेकिन सवाल ये था कि अगर ये ले की मॉम है तो इन्हें पूरी तरह से डीमन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। इससे एनोस को अब ये समझ में आ जाता है कि जरूर ये ले की बायोलॉजिकल मदर नहीं है, मतलब कि ये ले की रियल मॉम नहीं। इतने में अब उसकी मॉम को होश आ जाता है और एनोस के पूछने पर वो बताती है कि दरअसल उन हाई क्लास फैमिली वालों ने ले से ये वादा किया हुआ है कि अगर वो तुम्हें खत्म कर देगा तो वो लोग मुझे ठीक कर देंगे। जिस पर एनोस कहता है, अगर मैं आपको पहले ही ठीक कर दूं तो फिर तो ले उन लोगों से क्या वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है। इसलिए अब वो उनसे उनके स्पिरिट डिसीज के ट्रेडिशन के बारे में पूछता है। दरअसल यार यहाँ पर एक मेन बात यह है कि एनोस इन्हें तभी ठीक कर पाएगा जब उसे इस डिसीज के ट्रेडिशन के बारे में पता होगा। पर मेन दिक्कत तो यहाँ पर यह थी कि ले की मॉम को उसके ट्रेडिशन के बारे में पता ही नहीं है, तो अब एनोस भी इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो इन्हें ठीक नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी निशा उसे कहती है, मैं तो एक हाफ स्पिरिट और हाफ डीमन हूँ, तो मैं तो अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी इन्हें दे सकती हूँ। असल में सोर्स ऑफ एनर्जी बॉडी का एक काफी पावरफुल हिस्सा होता है और अगर निशा उन्हें अपनी एनर्जी दे तो इससे इस बात के चांसेस हैं कि ले की मॉम ठीक हो सकती है। तो अब एनोस उसकी सोर्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर करना शुरू करता है, लेकिन तभी बाहर से उसे कुछ अजीब प्रेजेंस आती है और वो कहता है जरूर कुछ तो बुरा होने वाला है। और तभी दिखाया जाता है एनोस की फैन गर्ल्स को जो कि उसके मॉम के साथ उसके घर जा रही हैं। असल में कुछ देर पहले एनोस ने अपनी मॉम को अपनी स्वॉर्ड दी थी घर लेकर जाने के लिए और स्वॉर्ड की रक्षा करने के लिए लड़कियां भी उसके साथ थी। पर तभी वहाँ पर आती है एनोस की वो अकेडमी वाली टीचर। वो उसकी मॉम से कहती है कि आप मुझे स्वॉर्ड दे सकती हैं। वो क्या है कि मुझे कुछ जांच करनी थी, इसमें टूर्नामेंट का रूल है ये। पर इन लड़कियों को इस बात पर थोड़ा शक होता है, इसलिए उसकी मॉम वो स्वॉर्ड नहीं देती। जिस पर वो टीचर अब उसे जबरदस्ती करते हुए स्वॉर्ड को लेने के लिए उस पर अपना अटैक भी करती है। पर अब जल्दी से काम खत्म करने के लिए वो एनोस की मॉम को मारने की कोशिश करती है। और ये असल में टीचर अपने भाई का बदला लेने के लिए सब कर रही थी और अब तो ये बिल्कुल ही उसकी मॉम को मारने पर आ चुकी थी। लेकिन तब एनोस की फैन गर्ल्स मिलकर इसे रोकने की कोशिश करती हैं। ये सब लड़कियां उससे लड़ने की पूरी कोशिश करती हैं, पर ये लोग भी अब कितना ही संभाल पाएंगे। तो जल्दी से अब उसकी मॉम मदद बुलाने के लिए निकल जाती है। ये लड़की अभी भी किसी तरह उससे फाइट कर रही थी और हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होती, जिस वजह से ये लोग कुछ ज्यादा ही जख्मी हो चुकी थी। ये देख के इस टीचर को और भी गुस्सा आता है कि मजाक चल रहा है क्या, ये कमजोर हाइब्रिड लड़कियां मेरे सामने अभी भी खड़ी हैं। और वो इस बार अपना सबसे खतरनाक मूव इस्तेमाल करती है, जिससे सबकी सब लड़कियां बहुत ही जख्मी हो चुकी थी। और अभी इससे पहले कि एनोस की मॉम को कुछ कर पाती, एनोस की यहाँ पर एंट्री होती है जिसका सबको इंतजार था। वो आते ही अब टीचर को फ्रीज करके सबको हीलिंग मैजिक से ठीक कर देता है। एनोस अब उन लड़कियों का इतनी मदद करने के लिए थैंक्स कहकर सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है। और यार अभी वो इतने गुस्से में था कि आगे सीधा टीचर का गला ही पकड़ लेता है। वो उसे लेकर टूर्नामेंट वाले स्टेडियम में आ जाता है, जहाँ पर टीचर अब उसे डर के मारे बच के भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन एनोस उसी वक्त अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उसे वहीं मार देता है। वैसे अभी सच में मरी नहीं थी और एनोस उसे कहता है, अगर तुम्हें अगले 1 मिनट के अंदर इलाज नहीं मिला तो यहीं पर मर जाओगी, ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझसे अपनी जान की भीख मांगो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन ये अभी काम मानने वाली थी, तो एनोस सब उसे वहीं पर खत्म कर देता है। लेकिन हमेशा की तरह वो इसे मारने के बाद वापस जिंदा कर देता है, पर इस बार इसने कुछ अलग किया था। असल में अभी
टीचर वापस जिंदा तो हो चुकी थी, पर ये अब प्योर ब्लड वाली नहीं रही, वो भी अब एनोस की तरह हाइब्रिड बन चुकी है। मतलब कि एनोस ने उसका सारा घमंड ही तोड़ दिया। इसके बाद एनोस वहाँ से निकल जाता है, लेकिन ये दूसरी तरफ दिखाया गया कि ले ने निशा को पकड़ लिया था, जो कि उसकी मॉम के साथ अपनी एनर्जी शेयर कर रही है। लेकिन ले उसे कुछ करता नहीं, बस बेहोश करके सुला देता है, क्योंकि अगर इस तरह से वो एनर्जी शेयर करती रही तो इससे मर भी सकती है। तब आप कुछ टाइम पहले का पास्ट एक सीन दिखा जाता है, जिससे यहाँ पर ये पता चलता है कि ले की मॉम सच में उसकी रियल मॉम नहीं है, क्योंकि ले तो इन्हें जख्मी हालत में सड़क पर पड़ा मिला था। प्रेजेंट में इधर वो अपनी मॉम से बात करने के बाद वापस वहाँ से चला जाता है, और इसके जाते ही एनोस वहाँ पर पहुंच चुका था। वैसे यहाँ पर ले को भी अब पता चल चुका था कि जरूर एनोस से उसकी मॉम को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। अब इसके बाद आता है टूर्नामेंट के फाइनल्स का दिन, और आज फाइनल मैच ले और एनोस के बीच होने वाला है। दोनों ही अब आमने सामने थे और मैच भी शुरू होने वाला था, लेकिन तभी टूर्नामेंट के कुछ रूल्स को उसी वक्त चेंज कर दिया गया और इन दोनों के हाथों पर एक ब्रेसलेट लगा दिया जाता है, जो कि उनकी एक्स्ट्रा मैजिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए उनके ऊपर लगाया गया था। साथ ही यहाँ पर एनोस को यह बताया जाता है कि अगर उसे इस कॉम्पिटिशन को जीतना है तो उसे लेके सोर्स ऑफ एनर्जी को खत्म करना होगा। इसका मतलब ये कि अगर एनोस को जीतना है तो उसे ले को मारना होगा। अब इनकी फाइट शुरू होती है और शुरुआत में दोनों ही काफी अच्छे लड़ रहे थे, लेकिन तब लड़ते हुए पता नहीं क्यों ले रॉयल फैमिली के साथ किए हुए अपने कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पर तोड़ देता है। और ये बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट में एक मेन शर्त ये भी थी कि अगर ले एग्री करने के बाद उनके बीच के इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेगा तो उसके कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो जाएगी। इसका मतलब ले के पास अब जिंदा रहने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा, और एनोस भी ये बात पहले से ही जानता था। इसके बाद अब दोनों अपनी फाइट दोबारा शुरू करते हैं, लेकिन अब इन दोनों की स्पीड इतनी ज्यादा हो चुकी है कि ऑडियंस में बैठे यहाँ पर किसी को भी ये दिख नहीं रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और ले अभी कुछ ज्यादा ही अच्छी टक्कर दे रहा था एनोस को, यहाँ तक कि वो अचानक एनोस के हाथों कोई काट डालता है। मतलब क्या डीमन किंग को ऐसे टक्कर दे पाना कोई मामूली बात नहीं। पर ये फाइट अब ज्यादा समय तक नहीं चलती, क्योंकि एनोस अब अपनी स्वॉर्ड लेके आर पार कर देता है, और तब पता नहीं कैसे लेकिन वहाँ पर एक मैजिकल स्पेल एक्टिवेट होता है, और इसके अगले ही सेकंड वो लोग एक डायमेंशनल प्रिजन में आ चुके थे। एनोस अभी देखकर सारी बात समझ जाता है। असल में यहाँ पर उसे बात पता लग जाती है कि ले को उस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करने से लेकर उसका खुद का नाम भी टूर्नामेंट में देने तक ये सब चीज MLS ने ही किया है, और ये इसने किया सिर्फ और सिर्फ एनोस को खत्म करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर मेलेस उन दोनों डीमंस को बुला लेता है, जो कि स्कूल में सबको स्वॉर्ड ट्रेनिंग कराने के लिए आए हुए थे। उसे लग रहा था कि अब एनोस उसे कहीं हरा पाएगा, पर तभी अचानक से कोई अनजान ताकत इन दोनों डीमंस को खत्म कर देती है, और ये और किसी ने नहीं बल्कि ले ने किया था। इतनी आसानी से थोड़ी न मरने वाला ये। लेकिन मेलेस भी यहाँ पर पूरी प्लानिंग के साथ आया था, और तब वो ले की मॉम को दिखाता है, जिसे उसने काफी समय पहले ही दूसरे डायमेंशन में कैद कर लिया था। वो ले से कहता है माफ कर देना, पर मुझे कहीं न कहीं ये अंदाजा था कि तुम जरूर धोखेबाजी करने की कोशिश करोगे, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। साथ ही वो यहाँ पर उसे एक ऑफर भी देता है कि अगर ले उसका साथ दे तो वो उसकी मॉम को ठीक कर देगा, नहीं तो वो उन्हें इसी वक्त खत्म कर देगा। लेकिन तभी ले अचानक ही उसकी तरफ अपनी स्वॉर्ड फेंक कर मारता है, और अब इससे पहले कि मेलेस को समझ पाता, ले तुरंत ही उस डायमेंशन में कूद जाता है जहाँ पर उसकी मॉम थी। लेकिन इस मेलेस को अभी भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और वो तब उस डार्क मैजिक को इस्तेमाल करना शुरू करने लगा, जिसे 2000 साल पहले एनोस ने ह्यूमन वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड के बीच बैरियर क्रिएट करने के लिए किया था। पर अब ये मैजिक पूरी तरह से मेलेस के कंट्रोल में है। साथ ही वो इन लोगों को यहाँ पर ये बताता है कि इस डार्क मैजिक को पावर्स किसी और से नहीं बल्कि तुमसे ही मिल रही है। जो ब्रेसलेट उन्हें मैच से पहले पहनाया गया था उसकी वजह से सब हो रहा है। मैंने सब उस पर अटैक करने की कोशिश तो करने लगा, पर एनोस अपनी प्रोटेक्शन वॉल से आराम से इससे बच रहा था, और वो अब उससे बचते हुए अपने कटे हुए हाथ से उस पर अटैक करने लगता है। डीमन किंग है भाई, कुछ भी कर सकता है, कटे हुए हाथ को भी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन मेलेस इससे बचते हुए एब्सोल्यूट स्पेस के अंदर एंटर करता है, जहाँ पर उसके अलावा और कोई भी नहीं आ सकता। साथ ही अब वो यहीं से ले और उसकी मॉम के ऊपर भी अटैक्स करने शुरू कर देता है, पर एनोस उन्हें किसी तरह बचा रहा था, और क्योंकि अभी लेके हाथों में लड़ने के लिए कुछ भी नहीं, तो एनोस अपनी ज्यादा से ज्यादा पावर इस्तेमाल करके एक स्वॉर्ड बनाकर ले को देता है। जिसके बाद वो इसे लेकर मेलेस के डार्क मैजिक से फाइट तो करता है, लेकिन फिर भी ले यहाँ पर कमजोर पड़ रहा था, और उसकी स्वॉर्ड भी कुछ मिनट्स में टुकड़ों में बिखर गई थी। वो अब बिल्कुल ही हार मान चुका था, पर इतने में उसकी मॉम उठती है, और वो अपनी बॉडी का सेक्रीफाइस देकर खुद को एक स्पीड स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर लेती है। उन्होंने ले को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर लिया, और अब होना क्या था, ले उनके सेक्रीफाइस का बदला तो लेगा ही, और अब वो कुछ सेकंड्स के अंदर ही यहाँ के सारे डार्क मैजिक को खत्म कर देता है, और साथ में वो स्वॉर्ड की व्हाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एब्सोल्यूट स्पेस में अपना अटैक बेचकर थोड़ा सही लेकिन मेलेस को चोट पहुंचाता है, और उसके बाद ले की मॉम उसे अलविदा कहते हुए हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है, जिससे अब वो भी काफी इमोशनल हो चुका था। तब एनोस उसे कहता है तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं, अभी मैं हूँ ना। वहीं इधर मेलेस अपने दूसरे अटैक की तैयारी में लगा था, लेकिन इतने में ही अब एनोस वहाँ पर पहुंच जाता है, और तुम लोग ये देखकर सोच रहे होगे कि यार आखिर ये एब्सोल्यूट स्पेस में कैसे पहुंचा। तो असल में हुआ ये था कि जिस वक्त ले ने स्पिरिट स्वॉर्ड का अटैक मेलेस की तरफ भेजा, तब कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, लेकिन एनोस के लिए रास्ता बन गया था, पर ये अब भी काम आने वाला था। एनोस को मारने की कोशिश में वो एक बार फिर से डार्क मैजिक का इस्तेमाल करता है, वो भी फुल पावर में, और उसने तो सही में एनोस को कैद तक कर लिया था। लेकिन इससे तो अपने डीमन किंग को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो देख के मेलेस की फटनी शुरू हो गई थी। तभी एनोस अब अपनी स्वॉर्ड को समन करता है, जो देखकर अभी मेलेस भागने की कोशिश करने ही लगा कि तभी इतने में ही एनोस अपनी स्वॉर्ड से उसकी बॉडी को 2 हिस्सों में काट डालता है, और अब इसे समझ में आता है कि इसने किससे पंगा ले लिया। वो बचने के लिए अपनी बची कुछ ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करता है, और अब इसका क्या ही फायदा। जिसके बाद अब एनोस उसके पास आके अपने डिमोनिक स्वॉर्ड से मेलेस के अंदर जो माइंड कंट्रोल मैजिक था उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। वो अब इसे फेक डीमन किंग के कंट्रोल से आजाद कर देता है, और इसका मतलब यहाँ पर यही हुआ कि मेलेस अभी तक फेक डीमन किंग के कंट्रोल में था। अब सब कुछ खत्म होने के बाद एनोस ले और मेलेस को वापस टूर्नामेंट में लेकर आता है, और अब यहाँ पर मेलेस से उसे ये पता चलता है कि कल किसी ने उसके ऊपर अटैक किया, और तब से ही वो उसके कंट्रोल में था। एनोस के कहने पर मेलेस अब दोनों डीमन लॉर्ड्स को समन करता है, जिसके बाद एनोस उन दोनों
के अंदर से उनके रियल मैजिकल सोर्स को बाहर निकालता है, जिसके ऊपर फेक डिमन किंग की लेयर लगी हुई थी। इन दोनों के पास फेक डिमन किंग की सारी जानकारी है, इन्हें ये अच्छे से पता होगा कि वो अभी कहाँ पर है, पर अभी ये मर चुके थे। एनोस को अब सब कुछ जानने के लिए उन्हें वापस जिंदा करना होगा। तो अब वो ऐसा करने ही लगता है कि तभी कोई अनजान ताकत उस फेक डिमन किंग की लेयर को डिस्ट्रॉय कर देती है, और ये करने वाला और कोई नहीं बल्कि वो खुद फेक डिमन किंग ही है। एनोस उससे यहाँ पर बात करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो कुछ ही देर में यहाँ से गायब हो जाता है। वो मेले से कहता है जाने दो इसे, तुम बस इन दोनों डिमंस को जिंदा करके इन्हें यहाँ से ले जाओ। जिसके बाद अब उसने फिर से सब कुछ नॉर्मल कर दिया था, और अब जो ऑडियंस में बैठे लोग देखते हैं वो देख के तो सबके होशे उड़ गए थे, क्योंकि एनोस खड़ा था और ले जमीन पर पड़ा हुआ है। साथ ही में उसकी अब मैजिकल स्वॉर्ड भी टूट चुकी थी, जिसका मतलब कि एनोस अब इस टूर्नामेंट को जीत चुका है। उसके पेरेंट्स भी देखकर बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि एक साल के अंदर ही उनका बेटा इतना काबिल हो गया। और एनोस भी यहाँ पर अपने फादर को इस सारा क्रेडिट देता है, क्योंकि उसके लिए स्वॉर्ड उन्होंने ही बनाई थी। इतने में अब मेडिकल टीम आकर ले को हील करने लग जाती है, जिस पर एनोस उन्हें कहता है तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, इसे मैं संभाल लूंगा। और अब वो आकर उसे पूरी तरह से हील कर देता है। लेकिन ले अभी यहाँ पर काफी उदास था, क्योंकि इस लड़ाई में उसने अपनी मॉम को खो दिया, जो देखकर अपना डीमन किंग उसे एक सरप्राइज देते हुए उसकी मॉम को वापस जिंदा कर देता है। मतलब कुछ भी कर सकता है ये, पता नहीं क्या ही लिमिट होंगी इसकी पावर्स की। ले यहाँ पर अपनी मॉम को देखकर काफी खुश था, लेकिन वो तो ये जानकर हैरान थी कि वो अभी जिंदा कैसे है। तो एनोस ने बताता है कि दरअसल मुझे आपका ट्रेडिशन पता लग गया था, उसी की मदद से ही मैंने आपको जिंदा किया। और अब क्योंकि एनोस टूर्नामेंट जीत चुका था, तो उसे उसका प्राइज देने के लिए साशा वहाँ पर आती है। असल में बात यह है कि साशा जिस हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, उनमें से हर साल कोई ना कोई टूर्नामेंट के विनर को प्राइज सौंपने आता है। और बेचारी साशा एनोस को प्राइज देते हुए थोड़ा शर्मा रही थी, और साथ ही साथ वह यहाँ पर उसे गिफ्ट के तौर पर कुछ और भी देती है। पक्का ये लड़की अपनी बहन का पत्ता काटने के चक्कर में है। वैसे उसने यहाँ पर ये इसलिए किया क्योंकि विनर को प्राइज देने का एक ट्रेडिशन है, पर ये चीज देखकर उसके फैन क्लब की लड़कियां जेलस फील कर रही थी। मतलब देख रहे हो ना कितनी लड़कियां मरती है इस पे। इसके बाद अब फिर से 2000 साल पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर कैनोस से मिलने के लिए एनोस उसके पास आया था। उसे लग रहा था कि एनोस यहाँ पर उसे लड़ने आया है, लेकिन एनोस उन्हें बताता है कि दरअसल मैं यहाँ पर इस दुनिया के अंदर शांति कायम रखने के लिए आया हूँ। सिर्फ ह्यूमंस नहीं, हम डीमंस भी लड़ाइयाँ नहीं करना चाहते हैं। अब इस पर कैनन उसे कुछ रिप्लाई दे पाता है, तभी उसके एक साथी कमांडर एनोस पर अटैक करते हुए उसकी प्रोटेक्शन लेयर को तोड़ने की कोशिश करता है। असल में ये हीरो कैनन का कमांडर है, जिसका नाम है जैग। उसने अब किसी तरह एनोस की प्रोटेक्शन लेयर को तोड़ तो दिया था, पर एनोस तो उसे वहाँ पर बस एक झटके में घायल कर देता है। असल में डीमंस ने काफी समय पहले इसकी फैमिली को खत्म कर दिया था, इसलिए अभी उसे हर एक डीमंस से नफरत हो चुकी है। तब एनोस उससे कहता है इस लड़ाई के अंदर माँ बाप तो मेरे ही मर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ शांति चाहता हूँ। वो कैनन से कहता है अगर तुम सही में मेरी बात पर एग्री करते हो तो मुझसे मेरे कैसल में आकर मिलो। और ये कह के अब एनोस वहाँ से निकल जाता है, पर यही जैग बिल्कुल इस चीज के खिलाफ था, क्योंकि उसे डिमांड किंग के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। इसके बाद अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि अब इन लोगों के न्यू टीचर ये हिस्टोरिया नाम की लेडी है, और ये इनकी पिछली वाली टीचर के रिप्लेसमेंट में आई है। वो यहाँ पर सबको बताते हैं कि अगले हफ्ते हम लोग ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर बनी हीरो अकेडमी को विजिट करने के लिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स और तुम लोग के बीच एक छोटा सा कॉम्पिटिशन होने वाला है, और इस कॉम्पिटिशन के अंदर इन लोगों को गाजा नाम के मैजिक स्पेल को रिप्रेजेंट करना है, और वही ह्यूमन वर्ल्ड के स्टूडेंट्स आला मैजिक को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये आला मैजिक वही है जिसको कि कमांडर जैग ने एनोस की शील्ड को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया था। आखिर में उनकी टीचर उन्हें अच्छे से प्रिपरेशन करने को कहती है। जिसके बाद अभी सब मिलकर ट्रेनिंग के लिए आते हैं, जहाँ पर अली अकेला ही इनसे 1 वर्सेस ऑल फाइट कर रहा था, पर फिर भी इतने कोशिशों के बाद भी ये लोग उसके सामने फीके पड़ रहे थे, और इन लोगों की ट्रेनिंग यहाँ पर काफी देर तक चलती रहती है। अब इसके बाद शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ले मेला से बात कर रहा था, और वो यहाँ पर एनोस को साथ रहने के लिए कहता है, क्योंकि जहाँ तक अभी उसे पता चला हीरो अकेडमी के अंदर इलाइट क्लास को भी चलाया जा रहा है। इसमें सिर्फ वही स्टूडेंट्स थे जो कि 2000 साल पहले के वॉरियर्स का पुनर्जन्म है, यानी कि सब के सब पास्ट के टाइम वाले वॉरियर्स हैं, जिनका भी अब पुनर्जन्म हो चुका है। और ये जानकर एनोस को काफी शक होता है, क्योंकि अब तो सब कुछ सही हो चुका है, तो भला उन रिबॉर्न में वॉरियर्स को ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है। अब इसके कुछ देर बाद ले को दिखाया जाता है, जो कि एक नई मैजिक स्वॉर्ड लेने के लिए आया था, क्योंकि एनोस से फाइट करते वक्त टूर्नामेंट के अंदर उसकी स्वॉर्ड पूरी तरह से टूट गई थी। ले तब वहाँ पर अपने लिए एक स्वॉर्ड चुनता है, जिसे काफी रेयर लोग इस्तेमाल कर पाते हैं। इस स्वॉर्ड से जुड़ना और इसे इस्तेमाल कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं, और ले भी यहाँ पर ये नहीं कर पाता। तब एनोस उसे हीरो कैनन के बारे में बताता है, जो कि किसी भी स्वॉर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर लिया करता था। वो तलवारबाजी में पूरी इतिहास का सबसे माहिर योद्धा था। जिस पर ले उससे पूछता है तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उसका पुनर्जन्म हूँ। तो एनोस कहता है हाँ हो भी सकता है, क्योंकि तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स सच में काफी लाजवाब है। और तब एनोस को याद आता है कैसे काफी सालों पहले उसने कैनन से एक वादा किया था, पर एनोस इस बारे में ले को कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद अब अगले दिन ये सारे के सारे ह्यूमन वर्ल्ड के लिए निकलते हैं, और इन लोगों को वहाँ पर पहुंचने में करीब 10 दिन लगने वाले हैं। तो बस उसी बारे में लोग बात कर रहे थे कि अब इन्हें कैसे जाना चाहिए, लेकिन शायद ये लोग ये बात बोल रहे हैं कि इनके पास अभी एनोस है, वो अपनी टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उन सबको कुछ सेकंड्स के अंदर ही ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर लेकर पहुंच जाता है। और इसी के साथ इस एनिमे का पार्ट 1 यहीं पर एंड होता है। चिंता मत करो, इसका पार्ट 2 भी आएगा, पर उससे पहले तुम लोग इस वीडियो के ऊपर 3 के लाइक्स और 300 कमेंट्स का टारगेट कंप्लीट कर दो। अभी तो अगले पार्ट में बहुत कुछ होना बाकी है, तो जैसे इस वीडियो के ऊपर टारगेट कंप्लीट होगा पार्ट 2 आ जाएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। मिलते हैं अब तुम लोग इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।